स्क्रैपिंग का काम ये है कि इसके लिए आप टूल्स यूज़ करते हो जिनका काम ये है कि वो वेबसाइट को देखते जाएंगे और वेबसाइट्स के अंदर से डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते जाएंगे। वो सारा का सारा डाटा जो है ना आपके पास आ जाएगा। जब उसके पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा फिर आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक है, फिर आप उसको एनालाइज कर सकते हो। इसमें अगर आपने ये जो काम है ना कलेक्टिंग प्रोडक्ट प्राइसेस फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट, ये भी बहुत लोग करते हैं। सिंपली आप स्क्रैप करते हो कि अच्छा ईबे के ऊपर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस उठा ली आपने, कुछ और जगहों से आपने उठा ली, अलीबाबा से उठा ली, कुछ और जो है ना वो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जी मार्केट, दराज वगैरह। देन ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली चेक कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस किस प्लेटफॉर्म पे कम है, जिस पे कम हो वहाँ से आप पिक कर लो। ये वाला काम कैसे होगा? इफ यू कैन जस्ट स्क्रैप द डिफरेंट वेब पेजेस जो कि इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के, द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू बिकॉज उनका तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है, राइट। इसके अलावा अगर आपने जो है ना वो स्टॉक मार्केट का डाटा उठाना हो, स्टॉक मार्केट का डाटा उठाना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करते हो कि फाइनेंशियल वेबसाइट्स वगैरह पे आप जाते हो, वहाँ से आप डाटा उठाते हो। अगर आपको हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, रियल टाइम डाटा कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, हम लोगों के लिए एक्सेस ही कोई नहीं देता। इन पर्टिकुलर कामों के लिए आप वेब स्क्रैपिंग यूज करते हो। इसके काफी सारे टूल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी डाटा सोर्सेज होती हैं। सेकेंडरी डाटा सोर्सेज जो हैं ये वो सोर्सेज हैं कि ओरिजिनली जो डाटा कलेक्ट किया गया था जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया, वो उस डाटा का पर्पस कुछ और था, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस। फॉर एग्जांपल जो सेंसस का डाटा होता है, जो गवर्नमेंट का प्राइमरी काम है ना सेंसस का डाटा कलेक्ट करने का, वो ऑफ कोर्स ये है कि पॉपुलेशन को देखना, वो ये है टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन के क्या इफेक्ट है, हेल्थ का क्या इफेक्ट है, इस तरह की चीज़ें देखना। बट यू कैन यूटिलाइज द सेम डाटा फॉर मेनी अदर सोर्सेज, फॉर मेनी अदर थिंग्स। यू कैन यूटिलाइज द सेम डाटा टू आइडेंटिफाई कि मेल टू फीमेल पॉपुलेशन की रेशियो क्या है, और इसी तरह के और बहुत सारे काम। फिर क्राइम स्टेटिस्टिक्स अगर आपको चाहिए, ये काफ़ी सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह रखती हैं, और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको एनॉनिमस करके इसको शो भी करती हैं, आप वो भी पिक कर सकते हो, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इन ऑर्डर टू डू सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट कि अच्छा मुझे स्टोर्स कहाँ पे बनाने चाहिए, तो वन ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड, ठीक है, एक जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कौन से एरियाज के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है। You obviously want to avoid those particular areas, right? Unless you are in security business, then you want to go into those areas जहाँ पे crime actually ज़्यादा है। या economic indicators, again this is something जो कि आपको गवर्नमेंट से मिल जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। फिर रिसर्च डेटाबेसेस होती हैं। ये जो हम रिसर्च करते हैं या और काफ़ी सारे जो एकेडमिशियंस या रिसर्च के अंदर लोग होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो वो काफ़ी सारा डाटा जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। काफ़ी सारा डाटा जो है ना वो अपना ही सारा का सारा ओपन सोर्स कर देते हैं ताकि लोग उसके ऊपर काम कर सकें। इसके अलावा आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे मैकेंजी की रिपोर्ट्स हैं। मैकेंजी इज़ कंसल्टेंसी फर्म इन यूएस जो कि डिफरेंट बड़ी कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और प्लस ये कि कुछ तो वो बिल्कुल प्राइवेट काम करते हैं, वो तो हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं होती, लेकिन कुछ उनकी पब्लिक रिपोर्ट्स होती हैं जो कि उनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए यूटिलाइज की जा सकती हैं या और पर्पसेस के लिए। वो चीज़ें जो हैं आप पढ़ सकते हो, आप उनको जो है ना वो देख सकते हो। वो आपको बताती हैं कि फॉर एग्जांपल एआई का क्या फ्यूचर है, डाटा साइंस का क्या फ्यूचर है, ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स। या इसके अलावा स्ट्रेटा वगैरह हैं, ठीक है, वो वेबसाइट्स हैं, वो आपको मार्केट रिसर्च की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे सकती हैं कि इस टाइम पे कितने जो है ना फंडिंग एलोकेटेड है फॉर एग्जांपल डाटा साइंस एंड हेल्थ केयर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फिर पब्लिक हेल्थ डेटाबेसेस होती हैं। एक्चुअली अगर आप कभी आपको जाने का मौका मिले, देयर इज अ वेबसाइट, व्हाट इज इट कॉल्ड, इफ आई कैन ओपन इट, गिव मी 1 सेकंड। Right. So this is a website which is called the Linked Open Data Cloud. इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, ये
हर एक इनमें से एक पर्टिकुलर डाटा सेट है, और ये सारे के सारे डाटा सेट्स जो है ना ये दूसरे डाटा सेट्स के साथ लिंक्ड है। दिस इज वाई इट्स कॉल्ड लिंक्ड ओपन डाटा। ये सारा ओपन सोर्स डाटा सेट है, ठीक है, जो कि लिंक्ड है और चीज़ों के साथ। और अगर आप इसके अंदर से चाहें तो आप इसके अंदर से स्पेसिफिक डोमेन्स का डाटा भी आप पिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है ना जाके आप गवर्नमेंट का डाटा भी आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर जाएं, यहाँ से हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर जो डाटा सेट है, ठीक है, इसके बारे में इन्वायरमेंट एजेंसी बातिंग वाटर क्वालिटी, आपको ये डाटा, ये लाइसेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके डाउनलोड लिंक्स हैं स्पार्कल वगैरह के और बाकी के उसके डाउनलोड लिंक्स हैं। इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर सिर्फ ये वाला जो एक सर्कल था ना, जो एक सर्कल था छोटा सा ग्रीन सा, इसके अंदर अबाउट 8 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, 8 मिलियन रिकॉर्ड्स। इसी तरह से अगर आप किसी भी और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूनेस्को है, यूनेस्को का रिकॉर्ड जाके देखूं, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स लिंक डाटा, इसके ऊपर जाके आप देखें 10 मिलियन ट्रिपल्स हैं इसके अंदर, 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है। ओवरऑल जो ये पर्टिकुलर टूल है, और ये जो पर्टिकुलर टूल है ना, ये सारा डाटा नहीं रखता, ये सिर्फ कुछ डाटा रखता है। इनके बहुत ही सख्त किस्म के जो है ना, देखिए लास्ट टाइम ये 2023 में अपडेट हुआ है, इनके कुछ रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये सिर्फ डाटा सेट के अंदर एटलीस्ट जो है ना 1000 रिकॉर्ड्स होंगे तो फिर ये रखेंगे। डाटा सेट के अंदर एटलीस्ट 50 लिंक होने चाहिए तो रखेंगे। इससे कई गुना ज़्यादा डाटा जो है ना हमारे पास ऑनलाइन पड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है उस डाटा का, ऑनलाइन जो बड़े बड़े डाटा सेट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से आप इसको आराम से पिक कर सकते हैं, सब ओपन सोर्स है। ये सारा का सारा डाटा जो है ना आपके लिए ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर मार्केट रिसर्च भी है, पब्लिक हेल्थ है, गवर्नमेंट का डाटा है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा है। यूके की गवर्नमेंट ने बहुत सारा डाटा जो है ना वो ओपन सोर्स किया हुआ है। आप इस सारा यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि सेकेंडरी डाटा सोर्स है ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद आप उसको पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करा सकते हैं वंस योर मॉडल्स हैव बीन ट्रेन्ड। फिर हमारे पास आता है जी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो कि हमारे पास रिसर्च में होती है, दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्विटर डाटा। या फेसबुक के ऊपर जो है ना वो मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है ना वो ब्रांड वगैरह को चेक करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर यूजर एंगेजमेंट्स को चेक करते हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ है हमारे पास। आपने अगर चेक करना है ना कि आपके जो भी करंटली लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हैं, तो आप बड़े आराम से जाके मॉनिटर करें इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को। लोग अगर मेंशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर मेंशन नहीं करे तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑफ कोर्स इसके अंदर फिर बात आ जाती है वो फेक डाटा की, और फिर उसके अंदर बॉट्स की, जो कि आपके पास जो है ना वो आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं। दैट विल रिमेन अ प्रॉब्लम। लेकिन अगेन जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। डाटा ट्रायंगुलेशन के साथ कुछ आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर हमारे पास ऑनलाइन सर्वेज और पोल्स आ जाते हैं। ये जो ऑनलाइन सर्वेज और पोल्स है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पोल सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स जो कि हमने लास्ट टाइम किए थे। दिस इज बिकॉज कि जो ऑनलाइन सर्वेज और पोल्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली इसके अंदर हमारी जो ऑडियंस है या स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे, वो कंट्रोल्ड नहीं होते। जो हमारे इनिशियली हमने बात की थी ना सर्वेज की और क्वेश्चनियर्स की, वहाँ पे हमारे पास जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो हमारे यूजर्स थे, वो कंट्रोल्ड थे। हमें पता था कि हमने किससे पूछना है, ठीक है। ऑनलाइन एनीवन कैन कम इन एंड एनीवन कैन गिव सम काइंड ऑफ अ फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें फीडबैक मिलता है ना, वो ज़्यादा जेनेरिक किस्म का फीडबैक होता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि ओपिनियंस होते हैं लोगों के। और ऑनलाइन फीडबैक का एक जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो कैवियट है वो ये है क्योंकि काफ़ी सारे लोग एनोनिमस काइंड ऑफ फीडबैक्स देते हैं। एनोनिमस फीडबैक के अंदर इट इज़ अ नोन थिंग कि वंस समवन इज एनोनिमस तो ही विल शो यू हिज वर्स्ट साइड, ठीक है। बल्कि रिसर्च जो है वो ये इंडिकेट करती है कि जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये काफ़ी सारी
जो आप कह सकते हो कि इमोरल चीज़ें हैं या काफ़ी सारी जो अनएथिकल चीज़ें हैं, दे occur because your users are anonymous. You may have heard of Silk Route, you may have heard of dark web. Part of the reason why dark web hosts so many immoral and unethical things is because people visiting dark web are typically anonymous. As soon as their anonymity goes out of the window, people would completely change. Same thing happens with your online service as well. जब आप ऑनलाइन सर्विस रखते हो ना, जहाँ पे लोग आपके anonymous होते हैं, ठीक है, इवन ट्विटर के ऊपर अगर आप करते हो जहाँ पे लोग completely anonymous हैं, तो the feedback they are going to give you is, it may not necessarily reflect their position in the society. It would reflect their actual state of mind, but it will not reflect how they would act in society. So if you go out today and ask people, should we abolish all laws? Okay? If the survey is anonymous, I can guarantee you 99% people would say yes, abolish all laws. If it is not, though, then it remains to be seen what people are saying. Then people would change. Not everyone would say that laws should be abolished. This is a simple experiment. You can do it in your own time and see कि जब आप anonymous इस survey को अगर run करते हो और जब आप de-anonymized तरीके से इस particular survey को run करते हो तो उसके किस किस्म के results आ सकते हैं आपके पास. ये different data हमने collect कर लिया, ठीक है? Different sources हो गए, sensory data भी हो गया, surveys हो गए, interviews हो गए. इन सारों को collect करने के बाद हमें कभी-कभी, not always, लेकिन कभी-कभी डेटा के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करनी पड़ती है. स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि हम डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में लेकर आते हैं जिस फॉर्मेट को आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स पढ़ सकते हैं. ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज समवट ट्रिकी, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे आजकल की जो इन्वायरमेंट है ना और जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कि जो आपके पास आजकल के नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, उनके बिल्कुल खिलाफ है. क्योंकि बिग डाटा के कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको ये कहता है कि आपके पास डाटा के अंदर वैरायटी हो सकती है. आप सिर्फ डाटा पिक करो और उसको सेव करते जाओ, यू डोंट केयर कि उस डाटा का फॉर्मेट क्या हो. स्टैंडर्डाइजेशन ये कहता है कि नहीं, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो डाटा का फॉर्मेट है ना वो सारा का सारा सिमिलर हो, इफ नॉट सेम सिमिलर हो, ताकि आपके सिस्टम्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो. विच मीन्स के एक सिस्टम अगर उस डाटा को पढ़ सकता है तो सम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड आल्सो बी एबल टू रीड इट. मेडिकल के अंदर ये काफ़ी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो हैं यूएस के अंदर अलग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स यूज होते हैं. हर हॉस्पिटल एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बना लेता है. इस सारे को स्टैंडर्डाइज करने के लिए देयर इज समथिंग नोन एज HL7, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है कि वो सारे के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को, कम्युनिकेशन को, मैसेजिंग को, सबको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही है फॉर मेनी ईयर्स, बट इट हैज नॉट वर्क. आइडिया उनका भी यही है कि जब डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो आप जैसे मर्जी स्टोर करो, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बारी आती है कि आपने अपना डाटा शेयर करना है तो आप स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करो. उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर पाकिस्तान में यहाँ पे बैठ के शिफा के अंदर कोई काम हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से शौकत खानम और शिफा आर द 2 हॉस्पिटल्स जो HL7 कंप्लायंट है. शिफा के अंदर अगर कोई जाता है बंदा, उसका मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ बनता है, ही कैन ट्रांसफर दिस मेडिकल रिकॉर्ड टू अ हॉस्पिटल इन साउथ कोरिया, टू अ हॉस्पिटल इन यूरोप, टू अ हॉस्पिटल इन US. द 2 हॉस्पिटल्स कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन ट्रांसफर द रिकॉर्ड्स, और उसके जरिए जो है आपके पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है ना यूज़र का वो मूव हो सकता है. ये बेसिकली उनका एम है. यही एम हमारा बिजनेस में भी है, यही एम हमारा बाकी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी है. हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जो भी हमारे पास एक डेटा साइंस की पाइपलाइन है वो सारा डेटा पढ़ सके जो कि अवेलेबल हो. उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर एक जो यूटिलाइज हो रहे हैं स्टैंडर्ड्स, उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दें. तो अगर आपके पास जो भी पिछला डाटा आया हुआ है वो किसी एक पर्टिकुलर
फॉर्मेट के साथ स्टैंडर्डाइज्ड है तो फिर आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है फिर आप बैठ के उसके ऊपर ड्राइवर्स लिखें, उसके कन्वर्टर्स लिखें, ताकि पहले आप उसको स्टैंडर्डाइज करें, फिर उसके बाद उसको रीड करें, फिर उस डाटा को पास करें। दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, हमारे पास डाटा एक्विजिशन के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन के ऑफ कोर्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि जब डाटा कलेक्ट होता है तब भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जब डाटा यूटिलाइज होता है तब भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, और जब डाटा एक्सचेंज होता है तब भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। आपने सुना ही होगा IEEE के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली यही काम करते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि आपने कैसे कम्युनिकेशन करना है, डाटा स्टोर कैसे करना है, वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने इतना ज़्यादा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, स्टैंडर्डाइज भी कर दिया, इसको हम चेक कैसे करें कि यार इसकी क्वालिटी है क्या, इज इट यूजफुल और इज इट नॉट यूजफुल। ये जो क्वालिटी असेसमेंट है ना डाटा की, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स यूज होती हैं। इन टेक्निक्स में हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप बेसिकली डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो और आप डाटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप डाटा को डिस्क्राइब करके स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज करते हो कि डाटा के फीचर्स वगैरह क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आप ये चेक करते हो कि क्या आपके डाटा के बीच में जो आपके डिफरेंट पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट किस्म का डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। यह हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। फिर हमारे पास आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि आप डाटा के अंदर से कोई सैंपल पिक करोगे और उसके अंदर से आप प्रिडिक्ट करके देखोगे कि जो आप प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वही प्रिडिक्शंस आ रही हैं, ठीक है। और फाइनली हमारे पास आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके पास वेरिएबल्स और जो इवेंचुअल प्रिडिक्शंस होनी है उनके बीच में आप रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हो, दैट इज नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस। जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हैं, टिपिकली इसके अंदर जो मेथडोलॉजीज यूज होती हैं उसमें एक जो की चीज़ है वो है मीन। मीन जो है दैट इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, आपने उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसके लिए हम मीन यूज करते हैं। मीन वगैरह हमारे पास यूज होते हैं जब स्पेशली हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यूज हो, जैसे एज। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि आपकी मीन एज क्या है फॉर अ पर्टिकुलर सर्वे दैट पीपल हैव अटेम्प्टेड, तो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। मीन की इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज मीडियन। अब ये जो है ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी तीनों चेक कर रहे हैं, ये दोनों चेक कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और मीडियन। मीडियन का काम ये है कि बेसिकली आपके डेटा सेट की मिडिल वैल्यू क्या है। डेटा सेट की मिडिल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ डाटा हो, ठीक है, जिसको आप सॉर्ट कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल शू साइजेस, राइट, एंड यू वांट टू चेक कि टिपिकली लोग कौन सा जो है ना वो ऑन एवरेज शू साइज क्या है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, तो यू कैन यूज मीडियन इन ऑर्डर टू डू दैट। आप सारा डाटा सॉर्ट करते हो और जो मिडिल की वैल्यू है वो आप पिक कर लेते हो। तो अगर आपके पास इवन डाटा हो तो फिर आप दोनों वैल्यूज लो, डिवाइड करो बाय 2, डन। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू है दैट इज योर मीडियन। तो इसमें और मीन में क्या फर्क होगा? मीडियन और अच्छा, काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो है ना वो मीन और मीडियन सेम होते हैं, लेकिन मीन और मीडियन के अंदर जो डिफरेंस आता है ना एक, वो ये आता है कि अगर आपके पास आउटलायर एग्जिस्ट करते हो ना तो उनका इफेक्ट आपके पास मीन पे बहुत ज़्यादा है, आउटलायर्स का इफेक्ट मीडियंस पे उस तरह नहीं, क्योंकि मीडियन सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज पिक कर रहा है। तो अगर आपके पास वैल्यू आ रही है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 100, अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे ना तो वो 5 से तो काफ़ी आगे होगा, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 100 है, इसका अगर आप मीडियन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सिंपली 3 + 4 / 2 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अच्छा, मोड जो है ये यूटिलाइज होता है जब आपने चेक करना हो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके पास क्या वैल्यू यूज हो रही है। ये हमारे पास अगेन कैटेगोरिकल डाटा अगर आपके पास हो
तब मोड इज रियली यूजफुल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चेक करना हो कि 3 कलर के हैंडबैग्स आप बेच रहे हैं, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू चेक कि कौन से कलर के हैंडबैग्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो उसके लिए आप मीन नहीं निकाल सकते, मीडियन नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए आप मोड यूज़ करेंगे। यू सिंपली काउंट द इंस्टेंसेस, और जिसकी इंस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी दैट वुड बी द वन दैट इज सोल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेरिएंस। वेरिएंस जो है ये हमारे पास स्प्रेड चेक करने के लिए यूज होता है, या वेरिएबिलिटी। तो जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जैसे 1 2 3 4 5 और 100, इनका स्प्रेड क्या है, ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ एंड हो रही हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से याद हो, आपको याद होगा कि आप वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं, राइट। जो भी आपके डेटा आपके पास होता है, जब आप उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, फिर आप उसको नॉर्मलाइज, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसके ऊपर चेक करते हैं कि उसका स्प्रेड कितना है, जो उसके एंड्स हैं वो किधर किधर लाई करते हैं। तो जो एंड्स लाई करने वाली जगह है ना, उसको चेक करने के लिए आप वेरिएंस यूज कर सकते हैं। और जब आप जस्ट वन वे आप चेक करना चाहते हैं, मतलब मीन से लेके एक पर्टिकुलर एंड तक कितना आपके पास स्प्रेड है, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हमें वेरिएंस का ये स्क्वायर रूट होता है, और इसका फायदा ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये वेरिएंस भी वैसे पॉजिटिव ही होता है। फिर हमारे पास एक चीज आती है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर, जिसको आप परसेंटाइल कहेंगे, उससे कम कितना डाटा है और उससे ज़्यादा कितना डाटा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आपने चेक करना है कि 95th परसेंटाइल में कितना डाटा लाई करना है, ठीक है, 95th परसेंटाइल। तो 95th परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली ये करना पड़ेगा कि कैलकुलेटेड देयर इज अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ 95th परसेंटाइल, किस पॉइंट पे 95th परसेंटाइल आ रहा है। व्हाट इट विल टेल यू इज कि वो जो भी आपके पास कर्व बन रहा है उसके अंदर 95th परसेंटाइल के बाद कितने रिकॉर्ड्स हैं और 100 - 95 के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो 95 0 से लेकर 95 तक कितने रिकॉर्ड्स हैं, और फिर बाकी के 5% में कितने रिकॉर्ड्स हैं। 95th परसेंटाइल टिपिकली इंडिकेट्स कि आप कितना, बाकियों से आप 95% कितना आगे, या एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कितना आगे। ये अक्सर रिकॉर्ड टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जब आपने चेक करना हो ना कि आपके जो स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं वो कंपेयर टू अदर पीपल वेयर डू यू लाई, उसके लिए हम परसेंटाइल यूज करते हैं, परसेंटेज नहीं यूज करते हैं। जो हमारे पास एक और जो चीज आती है वो है डेसाइल एनालिसिस। अब ये डेसाइल एनालिसिस जो है ना, ये बेसिकली यूज होता है अगेन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेसाइल एनालिसिस जो चीज़ डिफरेंट करता है वो सिर्फ ये करता है कि आप अपने सारे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नो वन नोज कि आपका डाटा कितना है, क्या नहीं है। डेसाइल एनालिसिस सिंपली सेज कि आप अपने सारे के सारे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और वंस यू हैव डिवाइडेड योर डाटा सेट इनटू 10 पार्ट्स, उसके बाद आप अपने पास ये जो हमने प्रीवियस मैकेनिज्म देखे ना, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसके बाद कैलकुलेट करें। इसके बाद वो सारे के सारे कैलकुलेट करने के बाद आप प्लॉट करें, आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें, हम एवरेज प्राइस के लिए हम सारे डिसाइड्स कर रहे हैं, तो हमारे पास ढेर हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सब की कोई एक प्राइस हो सकती है, लेकिन इफ यू वांट टू चेक कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे महंगे बिकते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि अच्छा कौन से प्रोडक्ट्स जो है मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो मैं सारे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, सब हर एक पार्ट के अंदर एवरेज प्राइस कैलकुलेट करूंगा, एंड आई सिंपली प्लॉट इट डाउन, और दिस विल इंडिकेट कि अच्छा मेरा कौन, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो एक डेसाइल जो है ये वाला 10th वाला, इसकी एवरेज प्राइस इज 3 times देन द नेक्स्ट वन, राइट, देन दिस वन। Similarly, this one is at least about 1.3, 1.4 times previous one. So this indicates कि यार ये वाला जो मेरे products है ना इस particular decile के अंदर, वो तो बहुत महंगे हैं, right? So इस तरह के analysis के लिए हम decile analysis use करते हैं।
Then we have something known as a PDSA cycle. ये जो हमने जितना काम किया ना अभी तक इसके ऊपर एनालिसिस वगैरह करने के लिए, डाटा को समझने के लिए, PDSA साइकिल ये कहता है कि जब अगर आपने डाटा को समझना है ना और आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, इसके लिए जो सबसे पहला काम है ना वो ये है कि आप कोई छोटे से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस किस्म के डिफाइन करते हैं आप कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि एवरेज प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट्स क्या है, मेरे प्रोडक्ट्स की जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स वो किस प्रोडक्ट की होती है। मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकता है ना कि मैंने अपने ऑप्टिमाइज करना है, अपनी सेल्स को ऑप्टिमाइज करना है, अपने प्रोडक्ट्स की जो भी अपनी इन्वेंट्री है उसको ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन मैं उसकी जगह एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ कि फिर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन से वाले प्रोडक्ट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो भी डाटा पड़ा हुआ है ना उसको मैं इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट एनालाइज करता हूँ। जब मैंने उसको एनालाइज कर लिया अपने डाटा को इस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, फिर मैं ये देखता हूँ कि क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही उसी किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई डोंट केयर कि रिजल्ट सही है कि नहीं है, व्हाट आई केयर अबाउट इज कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देन आई कैन एक्ट अपॉन द डाटा एंड इफ आई वांट टू चेंज, सो फॉर एग्जांपल इफ माय ऑब्जेक्टिव इज कि आई वांट टू फाइंड आउट कि सबसे ज़्यादा मेरे कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, ठीक है, मैंने प्लान कर लिया, मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्ट किया और मुझे उसके बाद डाटा को चेक करने के बाद पता चला कि भाई मेरे पास तो सेल्स का डाटा ही नहीं है बाय रीजन। अब मैं क्या करूँगा, आई शुड गो एंड गैदर दैट पर्टिकुलर डाटा। मैंने सेल्स बाय रीजन का डाटा कलेक्ट कर लिया। जब मैंने सेल्स बाय रीजन का डाटा कलेक्ट कर लिया, मैंने उसको एनालाइज किया कि अच्छा मेरे पास अब आउटपुट आ रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अपने पूरे डाटा के ऊपर जाके सेल्स बाय रीजन को ऐड कर देना चाहिए। फिर मुझे एक साइकिल दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए नए ऑब्जेक्टिव का। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। फिर अगेन आई चेक कि अच्छा मेरे पास क्या प्राइसिंग है अवेलेबल, नहीं अवेलेबल आई शुड गेट इट, अवेलेबल है ठीक है, डन डस्टेड नेक्स्ट। साइकिल्स के अंदर आप ये चलाते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बिल्ड करके। जो मेथोडोलॉजीज हैं एनालिसिस के लिए अगेन वो वही है, वेरिएंस मीन वगैरह वगैरह यूटिलाइज करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डेल्फी मेथड। ये जो डेल्फी मेथड है ये जब आप एक्सपर्ट से ओपिनियंस गैदर कर रहे हो, जब आपने डोमेन नॉलेज गैदर करनी हो, उस टाइम पे डेल्फी मेथड इज रियली यूजफुल। डेल्फी मेथड ये कहता है अगर आपके पास एक कमरे में ढेर सारे एक्सपर्ट्स बैठे हो, आप उनको एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर दें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर दें एंड गेट देयर आंसर्स। जब आपको आंसर्स मिल जाए ना तो आप सबके आंसर्स जो है ना उनको आप शो कर दें, ठीक है, किसी बंदे का नाम नहीं लेना, आप सबके आंसर्स शो कर दें। और आप वहाँ पे जो है ना वंस यू हैव शोड द आंसर्स, जब आपने सबको आंसर दिखा दिए, आप दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट करें, फिर सबको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स दें। फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आपके पास जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो अपोजिंग काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट सुनते हैं या वो सुनते हैं कि अच्छा और लोग क्या कह रहे हैं, तो दे मे चेंज देयर ऑन आर्ग्यूमेंट्स। तो यू कीप ऑन डूइंग दिस जब तक कि आपके पास जो है ना एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। जब आप क्वेश्चनर्स दें और आपको कोई अपडेट नहीं मिल रही, ठीक है, देन यू कैन स्टॉप। वहाँ पे आपके पास डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो गई है। तो एक्सपर्ट्स के अंदर से जो एक्सपर्ट का एग्रीमेंट है उनको किसी चीज़ पे एग्री करवाने के लिए, उसके लिए हम ये डेल्फी मेथड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स कंप्लीटली अनोनिमस होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब आंसर्स आ जाए आपने वो आंसर्स अनाउंस करने हैं। नाउ एज आई हाईलाइटेड अर्लियर, जितने भी मेथड्स हैं ना, आपने पीडीएस से करना है, डेल्फी मेथड करना है एक्सपर्ट से ओपिनियन उठाने के लिए, कोई सेंसरी डाटा एक्वायर करना है, सर्वेज या क्वेश्चनर्स यूज करने हैं, इन ये सारे के सारे ना इंडिविजुअली ये मेथड्स, इनके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है। हम in order to be able to come up with a coherent and consistent kind of a data set जो कि हमारे particular problem के लिए utilize हो सके, it is very necessary कि हम कोई triangulation का triangulation की methodology use करें। और triangulation की methodology बहुत simple है। triangulation की methodology ये कहती है कि आप quantitative data भी लो, qualitative data भी लो और आप expert opinion भी लो, और फिर आप अपने quantitative, qualitative डाटा और एक्सपर्ट ओपिनियन की बेस के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करो। ये नहीं कह रही कि आपने कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड यूज करना है,
ये कौन सा क्वालिटेटिव मेथड यूज करना है। बट व्हाट इट सेज इज कि आपने यूज सारे करने हैं। जब आप इनको कंबाइन करते हो तो फिर आपके पास एक प्रॉपर जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। सो इफ फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वालिटेटिव मेथड यूज करना है वाया इंटरव्यूज या ओपन एंडेड क्वेश्चन, you should also do some kind of surveys for closed end questions and then get some kind of expert input as well. जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो you'll get better results. जब आपके पास एक तरफ से सेंसर का डाटा आ रहा हो और साथ में आप सर्वेस का डाटा भी कलेक्ट कर रहे हो तो फिर आप एक्सपर्ट की इनपुट भी ले रहे हो। सो फॉर एग्जांपल आपके पास फिटनेस वॉच है जो आपको बता रही है कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो भी लोग हैं, उनका हार्ट रेट क्या है, प्लस आप लोगों से लिखवाओ कि व्हेन डू दे फील कि दे आर आउट ऑफ ब्रेथ, व्हेन डू दे फील कि उनकी हार्ट रेट जो है ना तेज हुआ है, ओपन एंडेड काइंड ऑफ वे, राइट। सेंसरी डाटा इज मोर क्लोज्ड है। प्लस एक्सपर्ट से आप लोगों के अच्छा पता कैसे लगता है हार्ट रेट ज़्यादा होगा क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा क्या होगा, ये सारी फीडबैक जब आप कंबाइन करोगे तो देन यू कैन कम अप विद इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लोगों की हार्ट बीट के ऊपर जो है ना किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, फायदा क्या है इसका? एक आपकी वैलिडिटी, ठीक है, आप वैलिडेट कर सकते हो अपने डाटा को क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सोर्स से मेरे पास डाटा गलत आ रहा है। एक तो आप वैलिडेट कर सकते हो अपने डाटा को। दूसरी बात ये कि जो ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं आपकी उनकी आप क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास फाइंडिंग्स आ गई हैं, एक तो ये हो गया ना कि हमने अपने एक्चुअल डाटा को हमने जो है ना वो वैलिडेट करना है कि जो हार्ट रेट वो कह रहा है फॉर एग्जांपल सेंसर से, इज इट अप्रोप्रिएट, क्या वो मैच करता है विद एक्सपर्ट फीडबैक एंड व्हाटएवर द पर्सन हैज रिटन। और एक चीज़ वो है कि जो मैं इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ क्या वो वैलिड है। अब वो चेक करने के लिए कि क्या मेरी डिसीजन मेकिंग वैलिड है, आई कुड ऑल्सो यूटिलाइज वन अदर काइंड ऑफ डाटा सोर्स, या इन्हीं में से दो के ऊपर मैं ट्रेनिंग करूँ और एक तीसरे के ऊपर मैं अपना टेस्ट कर लूँ कि दो के ऊपर मैंने अपना मॉडल तैयार कर दिया, तीसरे के ऊपर मैं टेस्ट करके चेक कर सकता हूँ कि क्या इज इट वैलिड और नॉट। तीसरी चीज़ ये है कि इट हैज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू मेक डिसीजन ऑन मल्टी सोर्स डाटा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई व्हाट लेड टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, क्यों आपने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया बेस्ड अपॉन व्हाट फैक्टर्स। अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स ही कम होंगे तो फिर आपको बहुत ही एम्बिगुअस किस्म के डिसीजन मेकिंग होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास वैलिडेशन का, इट्स एक्चुअली टू फोल्ड, इट्स वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन का जो मकसद है वो ये है कि आप, वैलिडेशन का मकसद ये है कि आप अपने डाटा को बिफोर it goes into play, before your information system is deployed, before your system starts working, अपने डाटा को चेक कर लो कि क्या वो सही है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। आप इसके ऊपर चेक कर सको कि इसके अंदर कोई रिलायबिलिटी या इंटेग्रिटी का मसला तो नहीं है। वैलिडिटी वुड बी डन बिफोर योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, और इससे क्या होगा कि आपके डाटा की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन इज कि आप एक्चुअली चेक करो जब आपका सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है कि जो डाटा आ रहा है या जो चीज़ें आपके पास आ गई हैं क्या वो एक्यूरेट हैं। तो वंस योर सिस्टम हैज डिप्लॉयड, ठीक है, और उसके बाद आप जो रिजल्ट्स वगैरह आपने प्रोड्यूस करने हैं दे आर रिलेटेड टू योर डाटा वेरिफिकेशन। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे है? डाटा क्वालिटी पे। डाटा वेरिफिकेशन का इम्पैक्ट कहाँ पे है? एनालिसिस रिलायबिलिटी पे, कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो क्या वो रिलायबल है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने, क्योंकि आपका अगर डाटा ही वेरीफाई नहीं होता, वो रिलायबल नहीं है, किसी स्टैंडर्ड पे नहीं है, डाटा जो है ना उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस एनालिसिस को ठीक करने के लिए हमारे पास डाटा वेरिफिकेशन है और डाटा की क्वालिटी को ठीक करने के लिए डाटा वेलिडेशन है। अगेन डाटा हमने बात की, हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, राइट। ये जितने हमने